प्रदीप गुप्ता जी, आपने जो आंकड़े रखे हैं वो अब जल्दी से देश को दिखा देते हैं। प्रदीप गुप्ता का ये मानना है डिटेल स्टडी के बाद, और हम उसकी नींव भी हम बताएंगे, उसका आधार बताएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि संभावनाएं कहां कहां पर दिखती है, कहां पर नहीं, मुमकिन ही नहीं है। वो कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये आंकड़ा आपके सामने है। 153 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये मुमकिन ही नहीं है कि बीजेपी के सामने आप विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार रखें। मायावती आपका हिस्सा नहीं है, बीएसपी कैंडिडेट उतारेगी 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ऐसी जो तमाम राज्य हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यूपी हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, ओडिशा हो, तेलंगाना हो, यहां पर मुमकिन ही नहीं है। बीआरएस आपके साथ नहीं है तेलंगाना में, वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो कहां विपक्ष का एक उम्मीदवार हो रहा है। तो 153 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये मुमकिन ही नहीं है। 134 ऐसी सीटें हैं जहां पर अप्रासंगिक ये दिखाई देता है, और उसकी भी वजह हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, यहां पर जब आप मुकाबला देखते हैं, मध्य प्रदेश में है कौन सी तीसरी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला पहले भी रहा है। राजस्थान में आप देख लीजिए, वो स्टेट्स भी हम आपको दिखाएंगे। अब आ जाइए तीसरे हिस्से पर, संभावनाएं जहां पर कम है। संभावनाएं कम अगर हम कह रहे हैं तो उसका भी हम आपको आंकड़ा बताएंगे। उसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल हो, बहुत मुश्किल होगा सीट शेयरिंग यहां पर इनके लिए। फिर आप पंजाब आ जाइए, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें देगी वहां पर कांग्रेस को। वहां पर टीएमसी पहले से ही कह रही है, ममता को आपने सुना होगा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, समवन हैज टू बेल द कैट, वी हैव टू डिसाइड, मतलब कोई तो ये तय करेगा। तो जो विनेबिलिटी फैक्टर है, यानी जीतने की क्षमता है, उसको लेकर कुछ पार्टियां ज्यादा प्रबल हैं इन राज्यों में। और जब वो ज्यादा प्रबल और शक्तिशाली हैं तो वो अन्य पार्टियों के साथ कैसे फॉर्मूला निकालेंगी। महाराष्ट्र में आपने लड़ाई देख ली, 23 सीटें मांग रही है शिवसेना, खुलकर संजय राउत कह रहे हैं, उस पर संजय निरुपम कह रहे हैं कि आपके पास 23 उम्मीदवार कहां हैं। अशोक चौहान पूर्व सीएम कह रहे हैं। तो ये आपने देख लिया। अब इसमें आप आ जाइए जो अगली कैटेगरी है 168 सीटों की, जहां पर वाकई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको संभवतः जो तमाम बातें हैं वो बता दी हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो मुमकिन नहीं है वाले राज्य, ये जो अभी दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, ओडिशा की 21 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें। यहां पर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तीसरी पार्टी वहां पर क्षेत्रीय है जो चुनाव में लड़ेगी ही लड़ेगी। तो बीजेपी वर्सेस 1 उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से का सपना पूरा हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। अब अगला ये जो कैटेगरी है कि इसमें अप्रासंगिक किन राज्यों में हो जाता है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले ही फाइट बीजेपी वर्सेस एक पार्टी है। ये देख लीजिए अप्रासंगिक। इसमें आप तमाम राज्य देख लीजिए, शुरू के जो राज्य आप देख रहे हैं उसमें इन तमाम राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। चाहे आपने अभी देख लिया, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, ये तमाम राज्य ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हमेशा रहा है। तो फिर इसमें आप क्या बदलेंगे, अप्रासंगिक हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है। अब आप अगले कैटेगरी पे आ जाइए जहां पर संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि यहां पर बहुत कशमकश होने वाली है। महाराष्ट्र की लड़ाई आपने देख ली, आपने बंगाल में देख लिया है क्या हो रहा है। यहां पर संभावनाएं बहुत कम है कि बहुत अच्छे से कोई स्मूथ तरीके से फॉर्मूला निकलेगा। ये 88 सीटें हैं, लेकिन हाँ 168 सीटें ऐसी हैं प्रेम शुक्ला जी, और 168 सीटें कम नहीं होती हैं, जहां पर बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार रखेगा तो वो आपको बड़ी चुनौती दे सकता है। 38 से 40, 41% वोट के साथ अगर आपका मुकाबला सामने के तमाम विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से करना पड़े तो चुनौती बड़ी होगी। मिस्टर शुक्ला। देखिए, स्वाभाविक, देखिए आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 तक थे और अभी एक केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हाँ। इनका 2019 के पहले से ही ये तय है सूत्र कि हमको हर सीट पर 50% से अधिक का टारगेट करना है। हमको हम सामने वाले जो हैं वो कमजोर है, हम ये क्यों मानकर चले, वो प्रबल है, वो सारे तरह के गठबंधन करने का प्रयास करेंगे, हम भी अपनी तरह से गठबंधन करने का प्रयास करेंगे। तो हमें जो है सारी की सारी सीटों पर 50% से अधिक वोट हमारे गठबंधन को मिले, ये हमारा लक्ष्य होगा। अब उस लक्ष्य में हम जितना जो है साध्य करने की स्थिति होगी, वही हमारी जो है जीत का जो है सबसे बड़ा सूत्र होगा। तो हम तो इस चक्कर में क्यों पड़े कि वो जो है उन कमजोर हैं, उनको वोट नहीं मिलने वाले, उनको भी वोट मिलेंगे, जनता हमको भी वोट देगी। तो हम अपने वोटों का कैसे विस्तार कर सके, यही हमारा टारगेट होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, 224 ऐसी सीटें थी 2019 में, 224, जहां पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। छोटी सी टिप्पणी आपसे भी, क्योंकि आज मैं मानती और चाहती हूं
कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनकी नजर से दर्शक नंबर्स को पढ़ें, क्योंकि हम लोग रेटरिक में बहुत ज्यादा जाएंगे तो फिर वही रोज वाली बहस हो जाएगी। 224 सीटें, जहां पर 50% से ज्यादा वोट्स बीजेपी को पिछली बार मिली थी 19 में, फिर ये कैसे मुकाबला? इतनी सीटें जहां मुमकिन नहीं है, संभावनाएं कम है। अंजना जी कहते हैं ना कि जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अगर भारतीय जनता पार्टी 545 की 545 सीटों में 50% से ऊपर वोट ला सकती है, 424 में ला रही है, और उसका वोट कम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर फिर तो किसी बहस की संभावना ही नहीं बैठती। लेकिन पिछले 5 सालों के जो काम है वो जनता के बीच में व्याप्त निराशा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कतें कर रहे हैं। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। तो हम तो एक चीज कहते हैं, बड़ी साफ सी बात है, प्रेम शुक्ला जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही, हम प्रेम शुक्ला जी की भी बात से सहमत है, उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम प्रदीप गुप्ता जी से भी ट्यूशन लेना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों को इतनी अच्छी सी जानकारी होती है। हम भी समझना चाहते हैं कि मिसिंग लिंक हमारा क्या है, कि जिसको हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और प्रदीप गुप्ता जी पकड़ ले रहे हैं। हम आपसे एक ही चीज कहना चाहते हैं अंजना जी, हम तो लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जनता निराश है, हताश है, जनता के मुद्दों पर बात होगी, विषयांतर पर बात नहीं होगी। मोदी जी तो चाहेंगे कि 100% वोट उन्हें मिले, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता के बीच में जनता के लोग जा रहे हैं। पूरा ब्लॉक जब इंडिया गठबंधन का होता है ना, आपने अभी कहा, मैं आपको सिर्फ 2 छोटी छोटी सी बातें कहकर के बात खत्म कर रहा हूं। आपने कहा कि साहब ये मध्य प्रदेश में, तो आप ही लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश में अगर हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता कर लिया होता, सपा से कर लिया होता, हम चुनाव जीत जाते। आप ही लोगों का विचार है, मेरा नहीं। मैं आपको बताऊं, हमने तो किया नहीं समझौता, चाहे कल गलती की जैसा ही किया। तो आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें, जो चुनावी राजनीति है वो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। जनता अगर देखेगी कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर वो हमारे साथ आने का प्रयास करेगी। हमारा रोजगार परक विकास की हम बात करने की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, हम तो सैद्धांतिक विभेद की बात कर रहे हैं। और हमारा सैद्धांतिक विभेद बहुत स्पष्ट बता रहा है कि जनता हताश भी है, जनता निराश भी है, और जनता इस व्यवस्था को और सरकार को बदलना चाहती है। ठीक है, अब प्रदीप गुप्ता जी की क्लास शुरू होती है। अब टीचर किसको पसंद आता है? प्रदीप गुप्ता जी, टीचर किसी को पसंद नहीं आता है, टीचर पे गुस्सा ही आता है। हाँ, पढ़ाई के बाद जब बहुत साल बाद याद करते हैं तो टीचर को याद करते हैं, वो टीचर बड़े अच्छे थे। लेकिन जब टीचर कड़क बात बोलता है तो बड़ा नापसंद गुजरता है। तो बताइए भाई, कैसे आपने ये एनालिसिस किया है? वो कह रहे हैं कि पहले तो बताते थे एसपी के साथ गठबंधन करो एमपी में। सुरेंद्र राजपूत जी की जो शायरी है उसका मैं मुरीद हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अब रह गई बात 543 सीटें, 545 तो नहीं है, 543 सीटें हैं। उसमें हमने कहा कि 545 ही हैं सर। सर उसमें वोटिंग सीधे चुनी जाती हैं सर, जी नहीं होती ना, तो हम तो वोट के में बातें कर रहे हैं ना। तो जो शुरू से कल्पना है, मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ, बड़ी जल्दी बता दूंगा। 543 134 सीटों के ऊपर शुरू से ही 1 बाई 1 की फाइट होती है, तो शुरू से विपक्ष ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। उसके अलावा जो सीटें बची 409 के करीब, उनके ऊपर उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि 400 सीटों के ऊपर एक विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार दिया जाए। ये मैंने नहीं, ये विपक्ष के लोगों ने कहा, इंडिया गठबंधन ने कहा। अब जो 153 सीटें जो मैंने कहा, आकलन किया कि इस पे संभावना है नहीं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है। मायावती जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि मैं इन किसी के साथ नहीं जाऊंगी, इंडिया अलायंस के साथ। तो 80 सीटें वो हैं। हरियाणा के अंदर अभी तक जेजेपी और दूसरी जो पार्टी है लोकदल पार्टी चौटाला जी की, उन्होंने अभी तक इसकी सहमति नहीं की है। आंध्र प्रदेश से टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने अपने अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बनने का तय किया हुआ। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी ने, जो नीतीश कुमार जी गए उनको मनाने के लिए, उसके बाद भी उनका करीब करीब ये निर्णय क्लियर है कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं है और वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तेलंगाना में तो शुरू से टीआरएस साहब ने, अपना केसीआर साहब ने कहा हुआ है कि हम साथ में नहीं है। तो ये 153 सीटें ऐसी हो गई कि यहाँ तो संभावना ही नहीं है गठबंधन की, मतलब कि एक उम्मीदवार देने की।
ठीक है, इररिलेवेंट सीट का मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जाइए आप जिसमें कि कम संभावना है, मैंने कहा कम संभावना है, वो बंगाल। क्या उसमें लेफ्ट पार्टी टीएमसी के साथ आ जाएगी? अभी तो स्थिति ये जो पिछले एक सप्ताह का आकलन देखें और वक्तव्य देखें तो उसमें तो कांग्रेस और टीएमसी की भी बात बनती नजर नहीं आ रही। कल ही ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में कहा कि हम तो टीएमसी बहुत मजबूत है और हम तो अकेले जाने के लिए ही तैयार हैं। उन्होंने अपनी तैयारी की बात करी, उन्होंने खारिज नहीं किया गठबंधन को। पंजाब के अंदर ना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातें बनती नहीं दिख रही, जो लोकल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और लोकल जो नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व, उसने सीधा सीधा कह दिया हमारा कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके साथ अकाली दल भी वहां पर है, जो कि पहले एनडीए के हिस्से थे, अब नहीं है, तो वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और दिल्ली और गुजरात में भी वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात है। तो ये 88 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई राय बनती दिख नहीं रही है। रह गई बात 168 सीटों की, तो हाँ, बिहार में बनती दिख रही थी, अभी 3 दिन पहले तक बात बनती दिख रही थी बिहार और महाराष्ट्र, जो कि बहुत बड़ा महत्व की सीटें हैं। क्यों? इस लिहाज से कि जनता दल एनडीए के साथ था, उसकी 16 सीटें थी पिछली बार, जो अब अलायंस का हिस्सा है। और शिवसेना जिसकी कि 18 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, वो भी अभी इंडिया, और वो तो विघटन हो चुका है। तो फिर भी हम ये मानते हैं यहाँ पर अब 31 तारीख चूंकि डेडलाइन आ गई है, तो सबके सामने नजर आ रहा है सभी जो विपक्ष की पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, वो किस तरह से अपनी पोजीशन ले रही हैं और अपने निगोशिएशन के चलते अपने अपने वक्तव्य सामने रख रही।